कक्षा 12वीं और पुस्तक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इस पुस्तक का अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। भाग 2 इसका आज हम करेंगे। जिन भाग 2 जो बच्चे देख रहे हैं, अगर उन्होंने भाग 1 नहीं किया है तो वो भाग 1 जरूर देख लें, तभी भाग 2 आगे समझ में आएगा। स्वतंत्र भारत के सामने चुनौतियां। तो भाग 1 में हमने स्वतंत्र भारत के सामने चुनौतियां शुरू की थी कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी के साथ भारत को कुछ समस्याएं या फिर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोग सोचते हैं कि देश जब आज़ाद हुआ तो सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। 3 चुनौतियां हम भाग 1 में कर चुके हैं। पहली थी देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती, दूसरी लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती और तीसरी थी विकास की चुनौती। आज हम चौथी चुनौती करेंगे, जो उस दौरान 15 अगस्त 1947 के बाद देश को जिस चुनौती का सामना करना पड़ा, और वो थी शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती। शरणार्थी आप जानते हैं कि जब एक देश की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण कुछ लोग दुखी होकर अपने देश को छोड़ देते हैं और दूसरे देश में चले जाते हैं, तो वो उनको वहाँ पर शरणार्थी या फिर रिफ्यूजी कहा जाता है। शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ वह 2 टुकड़ों में भी बट गए। यानी कि हम कहते हैं, अगर आप जानते हैं, पाकिस्तान और भारत 2 अलग अलग देश बन गए थे। तो स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन 2 टुकड़ों में भी बट गया था। मुसलमानों ने अपने लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की, अतः मुसलमानों की मांग को पूरा करने के लिए देश को बांटने का निर्णय लिया गया। जब भारत का विभाजन होना निश्चित हो गया, जब ये तय हो गया कि भारत 2 टुकड़ों में बट जाएगा, एक पाकिस्तान बनेगा और एक भारत बनेगा, तो यह समस्या आई कि विभाजन रेखा कहाँ खींची जाए। सबसे मुश्किल काम यह आया कि कौन से हिस्से को पाकिस्तान बनाया जाए और कौन से हिस्से को भारत बनाया जाए, क्योंकि ये एक आसान काम नहीं था। तो इसलिए तो ये तय तो हो गया था कि अब मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनेगा और भारत एक अलग देश होगा। तो ये एक चुनौतीपूर्ण काम था कि दोनों के बीच विभाजन रेखा कहाँ पर खींची जाए। अतः दोनों देशों के बीच सीमा रेखा निश्चित करने के लिए सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग की स्थापना की गई। तो यह काम दोनों देशों भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कहाँ खींची जाएगी, सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में एक अंग्रेज अधिकारी थे, एक सीमा आयोग की स्थापना की गई। ये आप चित्र देख रहे हैं, सिरिल रैडक्लिफ का है, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित करने की जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सिरिल रैडक्लिफ सीमा आयोग। अब इसको क्या काम सौंपा गया? सिरिल रैडक्लिफ का चित्र आप देख चुके हैं। आपने याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? सिरिल रैडक्लिफ लाइन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिरिल रैडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। तो सीमा आयोग, ये सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में जो सीमा आयोग बनाया गया, इस आयोग को मुस्लिम बहुल इलाकों को, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिन इलाकों में मुसलमान ज़्यादा संख्या, मुस्लिम बहुल इलाकों, जहाँ पर मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज़्यादा थी, मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान में शामिल करना था और हिंदू बहुल इलाकों को, यानी कि ऐसे इलाके जहाँ पर हिंदू ज़्यादा रहते थे, उनको भारत में शामिल करना था। दोबारा फिर इस आयोग को मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान में शामिल करना था और हिंदू बहुल इलाकों को भारत में शामिल करना। लेकिन ऐसा करते समय कई कठिनाइयां सामने, इतना आसान काम नहीं था कि ये देखा जा सके कि कौन से मुस्लिम बहुल इलाके हैं और कौन से हिंदू बहुल इलाके हैं। तो ऐसा करते समय इस आयोग को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो कठिनाइयां जान लेते हैं, क्या क्या कठिनाइयां आई। उसमें पहली कठिनाई यह आई कि उस समय भारत में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा। ये अभी भी आप देखते हैं, या उस समय भी आपस में हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहते थे। ऐसा कोई स्पष्ट इलाका नहीं था कि जहां पर सिर्फ
मुसलमान रहते हो। तो पहली कठिनाई यह आई कि उस समय भारत में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा हो। फिर भी ऐसे 2 ही इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज़्यादा थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान रहते थे, हिंदू नहीं थे। हम कह रहे हैं ऐसे 2 ही इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से, वहां भी हिंदू थे लेकिन फिर भी वहां मुसलमान ज़्यादा संख्या में थे और हिंदू कम संख्या में थे। एक इलाका, ये कौन कौन से 2 इलाके थे? एक इलाका पश्चिम में था और दूसरा इलाका पूर्व में था। तो ऐसा कोई तरीका भी नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक पूरा भारत, जो अगर भारत का नक्शा आगे हम आपको चित्र में दिखाएंगे तो भारत में ऐसा कोई भी इलाका नहीं मिला जहां पर सिर्फ मुसलमान थे। लेकिन फिर भी कुछ प्रयत्न करने के बाद 2 इलाके ऐसे मिले जहां पर मुसलमान हिंदुओं से ज़्यादा थे। एक इलाका पश्चिम में था और एक इलाका पूर्व में था, और ऐसा कोई तरीका भी नहीं था इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक कर दिया जाए। अतः यह फैसला किया गया कि जो पाकिस्तान बनेगा उसमें 2 इलाके शामिल होंगे। एक का नाम पश्चिमी पाकिस्तान रखा गया और एक का नाम पूर्वी पाकिस्तान रखा गया, क्योंकि ये तय करना बड़ा मुश्किल काम था कि मुसलमानों को सिर्फ एक इलाका दिया जा सके जहां पर सिर्फ मुस्लिम आबादी ज़्यादा हो। जब ऐसा कोई चारा नहीं मिला तो फिर 2 पाकिस्तान दिए गए, एक को पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं और एक को पूर्वी पाकिस्तान। ये चित्र आप देख रहे हैं जब ये विभाजन किया गया भारत का। अगर आप माउस को देख रहे हैं तो एक इलाका ये था ऐसा, ये पश्चिम वाला इलाका है जहाँ पर मुसलमान हिंदुओं से ज़्यादा थे, और एक इलाका ये मिला जहाँ पर मुसलमान हिंदुओं से ज़्यादा थे। इसको पूर्वी पाकिस्तान का नाम दिया गया और इसको पश्चिमी पाकिस्तान का, यानी कि पाकिस्तान जब बना था तो उसको 2 पाकिस्तान मिले थे। आपने इस बात को याद रखना है। अगले चित्र में और स्पष्ट करके दिखाया गया कि पूरा भारत पहले आपको दिखा रखा है, और जब विभाजन होना निश्चित हो गया तो इस प्रकार से विभाजन किया गया। यहाँ पर मुसलमान हिंदुओं से ज़्यादा थे तो ये पाकिस्तान था, इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं, आजकल इसको सिर्फ पाकिस्तान कहते हैं। और एक पाकिस्तान को ये हिस्सा दिया गया था जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, आजकल आप इसको देखते हैं, इसको बांग्लादेश कहते हैं। तो जो बांग्लादेश है वो वास्तव में पहले पूर्वी पाकिस्तान था। दूसरी कठिनाई क्या आई? सीमा आयोग को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित करते हुए दूसरी कठिनाई यह आई कि हर मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान में शामिल होने के लिए तैयार नहीं। यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होना निश्चित हो गया तो इसका मतलब ये नहीं था कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, भारत में बहुत सारे इलाके ऐसे थे, यानी कि जो पाकिस्तान में इलाके चले गए थे, उन पाकिस्तान वाले इलाकों में भी बहुत से इलाके ऐसे थे और उन इलाकों में बहुत से मुसलमान ऐसे थे जो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, बल्कि वो भारत के साथ रहना चाहते थे। तो दूसरी कठिनाई यह आई कि हर मुस्लिम बहुल इलाका, जो 2 इलाके तय किए गए, एक पूर्व में और एक पश्चिम में, उन इलाकों में भी बहुत से इलाके ऐसे थे जहां पर जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार नहीं। उदाहरण के लिए भारत की सीमा पर स्थित पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान भारत में ही रहना चाहते थे। आगे चित्र में हम आपको दिखाएंगे कौन सा इलाका था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, यानी कि ये जो पश्चिमी पाकिस्तान में दिया गया था उसमें ये इलाका था कि नेता खान अब्दुल गफ्फार खान भारत में ही रहना चाहते थे। उन्हें सीमांत गांधी के नाम से अंडरलाइन कर लीजिए, किस नेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। और कहाँ के नेता थे वो? पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता थे, के नाम से जाना जाता था, लेकिन उनकी आवाज़ को नहीं सुना गया। तो ये अगर आप देखें पाकिस्तान में, तो ये वाला जो इलाका था, क्योंकि ये पाकिस्तान को सौंप दिया गया था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जिसका हम कहते हैं, यहाँ के वो नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अब ये वाला इलाका जो थे वो भारत से उनका गहरा संबंध था, भारत से जुड़े रहना चाहते थे, तो वो अपने इलाके को पाकिस्तान में शामिल नहीं करना चाहते थे, बल्कि भारत में शामिल। ये पॉसिबल नहीं था, ये संभव नहीं था कि इस इलाके को भारत में कैसे शामिल किया जाए। तो उस समय जो विभाजन किया गया, अगर आप उसका बारीकी से अध्ययन करें तो वो काफ़ी दर्द भरा भी था और काफ़ी मुश्किल भी था, क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान भारत में रहना चाहते थे, लेकिन उनका इलाका पाकिस्तान में चला गया था।
ये उनका चित्र है। खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। ये भी उन्हीं का चित्र है बुढ़ापे का। और 20 जनवरी 1988 को उनका निधन हो गया। तीसरी समस्या क्या आई, तीसरी कठिनाई क्या आई जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची जा रही थी? तीसरी कठिनाई यह आई कि मुस्लिम बहुल प्रांतों, यानी कि जहां पर जो इलाके पाकिस्तान में चले गए थे और जहां पर मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा थे, मुस्लिम बहुल प्रांतों में भी बहुत से, यानी कि उन प्रांतों में भी या मुस्लिम जहां पर मुसलमान ज्यादा थे उनमें भी कुछ इलाके ऐसे थे जहां गैर मुस्लिम जनसंख्या अर्थात हिंदू और सिख ज्यादा। अब ये मैंने आपको बताया कि ये वो इलाके थे जहां पर मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा थे, लेकिन उन इलाकों में भी कुछ शहर या फिर कुछ गांव ऐसे थे जहां पर हिंदू और सिख ज्यादा थे। क्योंकि पूरे भारत में अगर हम देखें कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर मुस्लिम ही मुस्लिम हो। अगर एक शहर में भी देखें कुछ इलाका ऐसा मिलेगा जहां पर मुस्लिम होंगे और कुछ इलाका ऐसा मिलेगा जहां पर हिंदू और सिख होंगे। तो तीसरी कठिनाई यह आई कि मुस्लिम बहुल प्रांतों में भी जो पाकिस्तान में चले गए थे वहां भी बहुत से इलाके या बहुत से शहर ऐसे थे जहां गैर मुस्लिम जनसंख्या, और गैर मुस्लिम जनसंख्या का मतलब है हिंदू, यानी कि जो मुसलमान नहीं थे, हिंदू और सिख ज्यादा थे। प्रश्न यह पैदा हुआ कि ये गैर मुस्लिम इलाके कौन से देश में से? अब मान लीजिए कि आप ये मानकर चलिए कि लाहौर मानकर हम चलते हैं कि लाहौर जो है वो पाकिस्तान में चला है, लेकिन लाहौर शहर में सिख और हिंदू ज्यादा रहते थे। तो प्रश्न यह पैदा हुआ कि लाहौर किसको दिया जाएगा? तो प्रश्न यह पैदा हुआ कि ये गैर मुस्लिम इलाके कौन से देश में शामिल होंगे। अतः यह फैसला हुआ कि दोनों मुस्लिम बहुल प्रांतों के जिन इलाकों में हिंदू और सिख आबादी ज्यादा है उन्हें भारत में मिलाया जाएगा। ये फैसला हुआ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था, मैंने आपको बताया। तो यह फैसला हुआ कि दोनों मुस्लिम बहुल प्रांतों में, यानी कि एक जो पूर्व में था, पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, एक को पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं, उनमें यह फैसला हुआ कि जिन जिन इलाकों में गैर मुसलमान या हिंदू और सिख रहते हैं उनको भारत में मिलाया जाएगा। लेकिन वो इलाके कौन, अब ये तय करना बड़ा मुश्किल था कि कौन सा होगा। पाकिस्तान को तो दे दिए गए थे, लेकिन वो इलाके जहां पर हिंदू और सिख ज्यादा रहते थे वो तय करने बड़े मुश्किल थे। लेकिन वो इलाके कौन से होंगे इसका फैसला 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात तक नहीं हो सका। इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक लोगों को आजादी के दिन तक 15 अगस्त को देश आजाद होगा, भारत और पाकिस्तान बन गए, लेकिन कुछ लोग जिनको ये नहीं पता था कि वो भारत में शामिल हुए क्योंकि वहां पर हिंदू और सिख ज्यादा रहते थे, तो वो यही सोच रहे थे कि चलो हम तो भारत में शामिल हो जाएंगे, लेकिन भारत में शामिल करने का कोई तरीका नहीं था। तो 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात तक नहीं पता चल पाया उनको कि वे भारत में शामिल हुए पाकिस्तान। इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक लोगों को आजादी के दिन तक यह पता नहीं चल पाया कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। इसलिए पंजाब और बंगाल का बंटवारा करना सबसे मुश्किल काम हो गया। सबसे मुश्किल हुआ, अगर आप पंजाब को देखें, ये नक्शा था कि ये वाला जो पंजाब था, एक आधा पंजाब भारत में है और आधा पंजाब पाकिस्तान में है। तो जब दोनों के बीच विभाजन रेखा खींची गई, ये विभाजन रेखा, तो आधा पंजाब में आ गया, भारत में आ गया, आधा पाकिस्तान में चला गया। लेकिन इस पाकिस्तान वाले इलाके में ये जो चला गया था, इसमें बहुत से शहर या बहुत से गांव ऐसे थे जहां पर सिख और हिंदू ज्यादा रहते थे। तो वो यही सोच के जा रहे थे कि चलो वो भारत में शामिल हो, लेकिन ऐसा होना मुश्किल, ऐसा होना संभव नहीं था। इसी प्रकार ये भी वो दिखा रखा है कि जब विभाजन रेखा, ये नया है तरीका, तो कितना बड़ा, ये इतना बड़ा जो इलाका था, ये सारा का सारा पंजाब था, उसमें से बाद में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा बनाए गए, ये भारत को दे दिया गया। ये लाहौर का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था कि लाहौर में हिंदू और सिख ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान को दे दिया गया क्योंकि कोई तरीका भी नहीं था। ये बांग्लादेश का एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, बांग्लादेश का मानचित्र आप देख रहे हैं कि जब बांग्लादेश का विभाजन किया गया तो पश्चिमी, जिसको हम पश्चिमी बंगाल कहते हैं, जो भारत में रह गया है, ये वो इलाका था जहाँ पर हिंदू ज़्यादा थे, मुसलमान कम थे। और ये पश्चिमी, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, ये वो इलाका था जिसके बीच आप विभाजन रेखा दिख रहे हैं, ये वो इलाका था जहाँ मुसलमान ज़्यादा थे, हिंदू कम। तो ये विभाजन भी थोड़ा कष्टदायी साबित हुआ।
पार्टीशन किया गया है। इस तरह से आप देख रहे हैं, ये जो थोड़ा सा हल्का देख रहे हैं आप, और ये ब्लू देख रहे हैं, ये भारत को दिया गया, और ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान को दिया गया, जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। चौथी समस्या क्या आई? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित करते समय चौथी समस्या अल्पसंख्यकों की थी, यानी कि जो किसी देश में थोड़ी संख्या में, जैसे पाकिस्तान में हिंदू और सिख अल्पसंख्यक बन गए थे और भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक रह गए थे, हिंदू ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि इसी आधार पर, धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया था। तो चौथी समस्या अल्पसंख्यकों की थी। जो इलाके अब पाकिस्तान में चले गए थे वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख रह रहे थे। अभी हमने आपको पिछले वाले 3 उसमें बताया है कि इन इलाकों में भी आपने ये नहीं सोचना है कि वहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान रहते थे, मुसलमान ज़्यादा थे, हिंदू और सिख कम थे। तो जो पाकिस्तान में इलाके चले गए थे वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख रह रहे थे। इसी प्रकार जो इलाके भारत में चले गए थे वहाँ लाखों की संख्या में मुस्लिम रह रहे थे। इन लोगों ने पाया कि जिस जमीन पर वे और उनके पुरखे सदियों से रह रहे थे उसी जमीन पर वे विदेशी बन गए थे। जैसे पाकिस्तान पर जो हिंदू और सिख रह रहे थे वो पाकिस्तान में विदेशी बन गए थे, और भारत में जो मुसलमान रह रहे थे वो अपने आप को गैर मुल्क का समझने लग गए थे। जैसे ही यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने शुरू हो गए। ऐसी स्थिति में दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास केवल एक ही रास्ता था कि वे अपने अपने घरों को छोड़। जो इलाका पाकिस्तान में चला गया था वहाँ पर हिंदू और सिख के ऊपर हमले होने शुरू हो गए, और जो इलाका भारत में आ गया था वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर हमले होने शुरू हो गए। तो ऐसी स्थिति में उनके पास और कोई तरीका नहीं था, और वो तरीका था सिर्फ अपने अपने घरों को छोड़। भारत और पाकिस्तान बनने के बाद मानव इतिहास का सबसे बड़ा देशांतरण, यानी कि देश की अदला बदली हुई। हिंदुओं को उनके देश देशांतर हुआ। इस देशांतर में हिंदुओं और सिखों को उनके मुल्क भारत खदेड़ा गया। खदेड़ा गया शब्द लिखा गया है क्योंकि जबरदस्ती उनको वहां से निकाला गया, और मुसलमानों को उनके मुल्क पाकिस्तान खदेड़ा गया। ये चित्र हैं उस समय के, जिस तरह से लोग आए गाड़ियों में भर भर के, ब्लैक एंड वाइट हैं, तो इनको आप देख सकते हैं कि क्या क्या लोगों ने मुश्किलें या क्या क्या चुनौतियां उस समय उठाई। इन चित्रों में आप अच्छी तरह से उन कठिनाइयों को महसूस कर सकते हैं। किस तरह से लोग अपने बुजुर्गों को उठा उठा कर लाए और एक पैदल रास्ता, एक लंबा रास्ता चले। कुछ नहीं था, सब कुछ जितना संपत्ति थी उसको छोड़ छाड़ के वहीं पर आ गए थे। ये भी है, संसाधन नहीं थे, कोई कारें बसें नहीं होती थी, तो लोगों को जो मिला, और अगर ट्रेनों के हिसाब से देखें तो ट्रेनों में इतनी भीड़ होती थी कि उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। ये ट्रेन का दृश्य है, रेलवे स्टेशन का दृश्य है, और वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग लाखों की संख्या में खड़े हैं। ये भी एक ट्रेन का दृश्य है, ऊपर बैठ के या फिर गाड़ियों में भर भर के जानवरों की तरह से आई। लेकिन इस देशांतर की कोई योजना नहीं बनाई। जिस तरह से लोगों को एक दूसरे में भेजना था, हिंदुओं को और सिखों को भारत भेजना था पाकिस्तान से, और भारत से मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना था, उसकी कोई योजना नहीं बनाई गई थी। इसलिए यह देशांतर दुख भरा साबित हुआ। इसमें एक समुदाय के लोगों ने धर्म के नाम पर दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से काटा और मारा। मेहमान नवाजी, आपकी 12वीं की पुस्तक का एक अंश हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। मेहमान नवाजी में कसर दंगाइयों ने चलती ट्रेन को रोक लिया, गैर मजहब के लोगों को खींच खींच के निकाला और तलवार और गोली से मौत के घाट उतार दिया। बाकी यात्रियों को हलवा, फल और दूध दिया गया। आयोजकों के मुखिया ने कहा, बहनों भाइयों, ट्रेन के आने की खबर देर से मिली, इसी कारण हम आपका स्वागत पुरजोरदार तरीके से नहीं कर सके जैसा कि आप सब चाहते थे।
सादत हसन मेंटो की कहानी कसर ए नफसी के हिंदी रूपांतर से लिया गया एक अंश है कि जिस तरह से उस दौरान लोगों को मारा गया उसका एक ये चित्रण है। एक अनुमान के अनुसार इस मारकाट में जो मारकाट हुई 2.5 लाख हिंदू व सिख मारे गए और इतने ही मुसलमान मारे गए। इस मारकाट की सबसे ज्यादा या सबसे बुरी शिकार औरतें बनी। इस मारकाट के दौरान हजारों की संख्या में औरतों का अपहरण किया गया, उनसे बलात्कार किया गया और उनसे जबरदस्ती शादी की गई। जिस तरह से लोगों को, तो उसमें औरतें सबसे ज्यादा शिकार हुई। कई मामलों में यह भी देखा गया कि खुद परिवार के लोगों ने अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए उन्हें जहर देकर मार डाला। पंजाबी की मशहूर कवयित्री अमृता प्रीतम ने जो विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस विभाजन की इस त्रासदी को इस प्रकार से लिखा है अपनी किताब में। अमृता प्रीतम ये आप देख रहे हैं। अज अखां वारिशां नूं किते कबरां विचों बोल, अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्खा को। अगला वर्खा मतलब अगला पेज। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां तियां रोंदियां तैनूं वारिशां नूं। जिस तरह से औरतों के ऊपर जुल्म हुए, उनकी इज्जत आबरू को लूटा गया, तो वो एक कठिन दौर था। विभाजन के बाद देश के सामने सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान से आए, यानी कि जो पाकिस्तान से हिंदू और सिख आए थे, उन जिनको हम शरणार्थी कहते हैं, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के पुनर्वास या उनको फिर से बसाने की थी। इन शरणार्थियों को स्कूलों, कॉलेजों, मंदिरों, गुरुद्वारों व धर्मशालाओं में ठहराया गया और जब इससे भी काम नहीं चला तो शरणार्थियों को तंबुओं में ठहराया गया। इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब महीनों और सालों तक शरणार्थी शिविरों में नरक की जिंदगी बताना था। यानी कि जो वहां से आए थे अपना घर बार छोड़कर, अपने कारोबार छोड़कर, जब वो भारत में आए तो भारत में उन्होंने जिन शरणार्थी कैंपों में वो रहे, उन शरणार्थी कैंपों में जो जिंदगी उन्हें बिताई और जो जिसमें उनका कोई दोष नहीं था, वास्तव में वो उनकी नरक की जिंदगी थी और उसमें उनका कोई दोष भी नहीं था। एक अनुमान के अनुसार इस विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। 80 लाख लोगों को। वो सिर्फ विभाजन धर्म के नाम पर हुआ। उस विभाजन में 80 लाख लोगों को काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये चित्र हैं उस समय के, किस तरह से लोग जो आए थे भारत में शरणार्थी बनकर, और जब उनको घर नहीं मिल पाए तो शुरू में उनको शरणार्थी कैंपों में रहना पड़ा था, जहाँ की जिंदगी जो थी वो नरक के समान थी। ये भी एक चित्र है, ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन देखेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस दौरान लोगों ने जो कष्ट सहे वो बताए नहीं जा सकते। पानी को लेकर भीड़ है कि आप उसमें सोच सकते हैं कि पानी के लिए कितनी किल्लत हुई होगी और किस तरह से लोग जिंदगी जीते हैं। लाइनें लगी हुई हैं। देसी रियासतों के विलय की